छात्रों, हिंदी कालांश में आज हम वसंत पाठ्य पुस्तिका से पाठ 17 सांस सांस में बास, इस पाठ की हम पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ के लेखक एलेक्स एम जॉर्ज है। बच्चों, इस चित्र में हमें बांस दिखाई दे रहा है। बांस जो है वह समूह में यानी कि झुंड में उगता है। बांस का इस्तेमाल घर बनाने, बर्तन और औजार बनाने में किया जाता है। बांस ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इसका कोयला भी बनाया जाता है और बांस का अचार भी बनाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बांस की बुनाई से अलग अलग प्रकार की टोकरियां बनाई है। टोकरियों के अलावा चटाइयाँ, खिलौने, फर्नीचर सामान, सजावटी सामान, यह सब बांस की खपचियों से और फिर वो खपचियों की बुनाई करने के बाद यह चीज़ें बनाई जाती है। बांस से खिलौने भी बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह डलिया नुमा टोकरी है जो कि बांस से बनी हुई है। और ऐसी टोकरी हम चाय के बागानों में देखते हैं, जो वहाँ पर जो महिला है या जो पुरुष चाय की पत्ती तोड़कर इस टोकरी में रखते हैं। और फिर बांस की टोकरी के साथ साथ टोपियाँ भी बनाई जाती है, जो कि धूप से बचाने के लिए टोपी लोग पहनते हैं, जो कि बांस की खपचियों से बनी हुई होती है। तो चलिए अब हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। सांस सांस में बांस निबंध में एलेक्स एम जॉर्ज जी ने बांस की विशेषता का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने निबंध के प्रारंभ में एक जादूगर चंगकी चंगलनबा के बारे में बताया है। चंगकी चंगलनबा नामक एक जादूगर ने मरते समय लोगों से कहा कि मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। यहाँ पर एक जादूगर है जिनका नाम था चंगकी चंगलनबा। उन्होंने मरते समय लोगों से कहा था कि जब मुझे आप दफनाओगे, दफनाने के बाद 6ठे दिन फिर मेरी कब्र खोदना और देखोगे तो कब्र में कुछ आप नया पाओगे। लोगों ने उसकी कब्र खोदी। उस कब्र में से बांस की टोकरियां के कई डिजाइन्स मिले। लोगों ने उस डिजाइन को देखकर और कई नए डिजाइन बनाए। जैसे चंगकी चंगलनबा नामक जो जादूगर था, जो उन्होंने लोगों को मरते हुए कहा था कि मुझे दफनाए जाने के बाद 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। और वैसे ही लोगों ने जब उसकी कब्र खोदी तो उस कब्र में बांस की टोकरियों के अलग अलग यानी कि कई डिजाइन मिले। और फिर लोगों ने उस डिजाइन को देखा और कई नई डिजाइन बनाई। बांस भारत के कई हिस्सों में मिलता है। इन बांसों से कई चीजें बनाई जाती है, जैसे घर, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर तथा सजावटी सामान। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। बांस के से अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर बताया है घर, चटाइयाँ, टोकरियाँ, फर्नीचर तथा सजावटी सामान। और बांस जो है वह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में वहाँ पर बांस से चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। कहा जाता है कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब लोग भोजन एकत्र किया करते थे। अब ये जो बांस की बुनाई है, वो बांस की बुनाई का रिश्ता कब से है? तो उस समय से है जब लोग भोजन इकट्ठा करते थे। शायद लोगों ने भोजन इकट्ठा करने के लिए ही डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। और भोजन एकत्र यानी कि इकट्ठा करने के लिए ही लोगों ने डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। डलिया नुमा यानी कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर चित्र में बताया था कि यह जो टोकरी है, यह टोकरी का जो आकार है वो डलिया नुमा है, जैसे कि कटोरी का जैसे आकार होता है, लेकिन बड़ी इसका आकार जो है टोकरी का बड़ा आकार होता है।
तो ऐसे ही लोगों ने भोजन इकट्ठा करने के लिए डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। असम में बांस की खपचियों से मछली पकड़ने के लिए जाल भी बनाते हैं। बांस से तो अलग अलग चीजें बनाते हैं, खिलौने, चटाइयाँ। घर बनाने में भी बांस का उपयोग किया जाता है। लेकिन असम में तो बांस की खपचियों से मछली पकड़ने के लिए भी जाल बनाते हैं। बांस की खपचियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वह शंकु के आकार का हो जाता है। बांस की जो खपचियां बनाते हैं उस खपचियों को इस तरह से इकट्ठा बांधा जाता है कि वह शंकु के आकार का हो। शंकु का आकार यानी जैसे कि आइसक्रीम का कोन का आकार होता है वैसे। इन खपचियों से टोपियां भी बनाई जाती है। जो बांस की जो खपचियां है उनसे टोपियां बनाई जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक वर्षा का मौसम रहने के कारण लोगों के पास काफी खाली समय होता है। जुलाई से अक्टूबर तक ये जो बारिश का मौसम होता है यानी कि वर्षा ऋतु का मौसम, और बारिश का मौसम रहने से लोगों के पास खाली समय होता है, तो उसी समय लोग बांस इकट्ठा करते हैं। 1 से 3 वर्ष की उम्र वाले बांस को काटा जाता है, क्योंकि अधिक उम्र वाले बांस सख्त होने के कारण टूट जाते हैं। दावों की सहायता से चीजों के अनुसार बांस की खपचियां तैयार की जाती है। 1 से 3 वर्ष की उम्र वाले जो बांस है उन बांसों को काटा जाता है, क्योंकि अधिक उम्र वाले यानी कि बूढ़े बांस जो है वो सख्त यानी कि कठोर होने के कारण टूट जाते हैं। फिर दावों की सहायता से चीज़ों के अनुसार, छोटी है या बड़ी है चीज़ें, इन चीज़ों के अनुसार ही बांस की खपचियां तैयार की जाती है। दावों का अर्थ है चौड़े चांद जैसी फाल वाला चाकू, और इस दावों की सहायता से ही चीज़ों के अनुसार फिर बांस की खपचियां तैयार की जाती है। टोकरियों के लिए तैयार की गई खपचियों की चौड़ाई प्राय 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। अगर टोकरियां बनानी है तो टोकरियां बनाने के लिए जो खपचियां तैयार की जाती है उनकी चौड़ाई प्राय 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। पतली खपचियां लचीली होती है, और फिर जो पतली खपचियां होती है वे लचीली होती है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना ज़रूरी होता है। जब टोकरी बनानी है तो टोकरी बनाने से पहले जो खपचियां है उन खपचियों को चिकना बनाते हैं, और फिर चिकना बनाने के बाद ही टोकरी की बुनाई की जाती है। चिकना करने के बाद उसे रंगा जाता है, और फिर खपचियां चिकनी बनने के बाद जैसे कि दावों की सहायता से ही टोकरियों के लिए जो खपचियां होती है वे खपचियां चिकनी बनाते हैं। फिर चिकना करने के बाद ही उसे रंगा जाता है। उसे रंगने के लिए यानी खपचियों को रंगने के लिए प्राय गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। जो भी चीज़ें हैं बनाने के लिए जो खपचियां तैयार की जाती है उन खपचियों को दावों की सहायता से चिकना बनाते हैं, और फिर उसे रंगा जाता है, और उसे रंगने के लिए गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है। अगर खपचियों को काला रंग देना है तो फिर वे खपचियों को आम की पत्तियों में लपेटकर उसे मिट्टी में रखा जाता है कई दिनों तक। फिर बाद में खपचियों को काला रंग मिल जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, यानी कि जो कि बांस की खपचियां जो बनाते हैं और फिर उनकी बुनाई किस तरह से करते हैं, तो कि जैसे आम बुनाई होती है, जैसे हम देखते हैं ना स्वेटर की बुनाई, या फिर धागों से भी जो बुनाई जाता है कपड़ों पर, वो जो बुनाई होती है वैसे ही खपचियों की टोकरी के लिए बुनाई की जाती है। चेक की बुनाई के लिए खपचियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है। अगर चेक की बुनाई करनी है तो फिर जो खपचियां है उसे आड़ा तिरछा रखा जाता है, और फिर एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है, और इस तरह से चेक का डिज़ाइन बन जाता है। खपचियों को चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, फिर बन जाती है टोकरी। जिस तरह से चेक की बुनाई करनी है तो फिर खपचियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, और फिर एक एक करके ऊपर नीचे किया जाता है।
इस तरह से चेक का डिजाइन बन जाता है। और फिर कपचियों को चोटी की तरह, जैसे 3 हिस्सों में लड़कियों को जिस तरह से चोटी बनती है, 3 हिस्सों में बाल, जो बाल होते हैं वो 3 हिस्सों में बांट दिए जाते हैं और फिर 3 हिस्सों को एक साथ गूंथा लेते हैं और फिर चोटी बन जाती है। वैसे ही खपचियों को चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है और फिर हमारी बन जाती है बांस की टोकरी। बच्चों, अब हम पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सांस सांस में बांस, इस पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 3 विकल्प है। पहला विकल्प है एलेक्स एम जॉर्ज, गुनाकर मुले, जयंत विष्णु नार्लिकर। तो सांस सांस में बांस, इस पाठ के लेखक है एलेक्स एम जॉर्ज। तो हम यहाँ सही विकल्प को चुनेंगे, यानी विकल्प पहला एलेक्स एम जॉर्ज। भी दूसरा प्रश्न है, बांस एकत्र करने का सही समय कब है? गर्मी के महीने, वर्षा के महीने, सर्दी के महीने। तो यहाँ पर बांस एकत्र करने का सही समय है वर्षा के महीने, क्योंकि बारिश के महीने होते तब लोगों के पास खाली समय होता है और तभी बांस इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हम चुनेंगे, वर्षा के महीने। तीसरा प्रश्न है, चंगकी चंगलनबा कौन थे? कारीगर, जादूगर या चित्रकार? तो हमने पाठ के प्रारंभ में देखा था कि चंगकी चंगलनबा जादूगर थे। तो हम यहाँ पर दूसरा विकल्प यानी कि जादूगर, इस विकल्प को चुनेंगे। आगे का प्रश्न है, कौन से बांस सख्त होते हैं? यहाँ पर पहला विकल्प है अधिक उम्र वाले, दूसरा विकल्प 1 से 3 वर्ष की उम्र वाले और तीसरा विकल्प है 1 वर्ष से कम उम्र वाले। तो कौन से बांस सख्त सख्त यानी कि कठोर होते हैं? तो यहाँ पर है अधिक उम्र वाले। यहाँ पर हम सही विकल्प चुनेंगे, पहला वाला, जो कि है अधिक उम्र वाले बांस सख्त होते हैं। यहाँ पर प्रश्न 5वां, कौन सी खपचिया लचीली होती है? पहला विकल्प है मोटी, दूसरा विकल्प 1 फुट चौड़ाई वाली और तीसरा विकल्प है पतली। तो हमने अभी पाठ में देखा था कि जो पतली खपचिया होती है वे लचीली होती है। तो यहाँ पर हम तीसरा विकल्प चुनेंगे, जो विकल्प है पतली। तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न का प्रारूप आपको परीक्षा में होगा। तो मुझे आशा है कि इस कालांश में जो हमने पाठ का सारांश देखा और प्रश्न की रचना देखी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।